हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे का जीके बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग म- प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। यह आज इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास का फर्स्ट टॉपिक अरब एवं तुर्की आक्रमण के क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तराइन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था जिसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डैश द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल बरूनी। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों की विवेचन की गई है। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला वंश है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश। अब हम लोग गुलाम वंश के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही कर्म क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुलाम। तो इसका सही कर्म है सबसे पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, उसके बाद लोधी वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था, भारत का प्रशासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासन को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे जबकि अंतिम वंश अफगान था। ये 5 वंश गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया, फिर सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी कि 1506 से लेकर 1510 ईस्वी ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रभावशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान डाइस की बेटी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रदा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबरा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उद्दत उल निसा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दास राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। तो दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक
अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे डैश कहा गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इक्तादारी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाला भू राजस्व होता था। यद्यपि यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुलाम वंश। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो गुलाम वंश या ममलूक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1506 से लेकर ईस्वी से शासन करना शुरू किया था जिसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों को सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक को लाख बख्श तथा पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श तथा पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया भी ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सतह पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्ष तक शासन किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ममलूक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया ममलूक राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1206। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1206 ईस्वी और 1226 ईस्वी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल है जो निम्न है। इसमें पहला है मामलुक राजवंश या फिर गुलाम वंश जिनका शासन था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है खिलजी राजवंश। तो दूसरा है खिलजी राजवंश जिन्होंने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पर। नेक्स्ट है तीसरा है तुगलक राजवंश। तो इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया था। नेक्स्ट है सैयद राजवंश। तो इन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया था। फिर पांचवा है लोधी राजवंश। तो लोधी राजवंश ने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वह गौरी का गुलाम था। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलू खरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन सा? तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मालिक काफूर को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन। तो
13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी लखनौती थी। कहाँ थी? तो उनकी राजधानी लखनौती थी। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश तुगलक वंश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश फुतुहात एक फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फुतुहात फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अत्ता या बिख कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर, खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर आदि प्रमुख थे। इनकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित कर दी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और फिर मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां के नाम से भी जाना था। कौन से नाम? तो मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गई थी। कितनी योजनाएं? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, याद रखिएगा, 5 योजनाएं प्रचलित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें फिर दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण एवं कराचील का अभियान। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में हस्तांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। क्या रखा था? तो इसका नाम दौलताबाद रखेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोरक्को। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था। कहाँ थे? वो अफ्रीकी यात्री था, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता क्या था? तो इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। उन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब? तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया था तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तौगन तैमूर के दरबार में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता डैश से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोरक्को। तो इब्न बतूता मोरक्को से, कहाँ से? मोरक्को से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के चौथा वंश लोदी वंश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, डैश लोदी वंश का संस्थापक था। इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी बलहोल लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था। कौन सा? तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने? तो बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बाबर। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत, जो कि हरियाणा में है, वह मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1526। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लोधी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? तो बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी अपने पिता बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सन 1489 में, कब? तो सन 1489 में दिल्ली सल्तनत के शासन पर आसीन हुआ था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में, कब? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने, किसने? सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। जौनपुर एवं फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी। कब? तो 14वीं शताब्दी में की थी। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अजमेर। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में, कब? तो 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ था तथा इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों का मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुतुब उद्दीन ऐबक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुब उद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया तथा इसे पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। किससे? तो यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के प्रमुख भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला निम्न है उसमें। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक साइड स्मारक का इमारत का नाम दिया हुआ है, फिर उस पर शासक का नाम दिया हुआ है और वो इमारत कहाँ पे है उसके बारे में बताया गया। उसमें पहला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है और यह अजमेर में है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है और यह दिल्ली में है। नेक्स्ट अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और यह दिल्ली में है। नेक्स्ट है सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल, तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट शेख निजामुद्दीन औलिया का दारगाह, तो यह इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक के द्वारा करवाया गया था और यह दिल्ली में है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी का मकबरा, तो सिकंदर लोदी के मकबरा का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था और यह भी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग उन्मूलन की बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार मीनार। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह यानी कि कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। किसके याद में? तो प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डैश चीन किलीच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बना जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निज़ाम उल मुल्क को चीन की चीज खा के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी खगोलीय वेधशाला। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। कैसा है? क्या है? तो एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। किसका? तो यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर कहाँ तो जयपुर उज्जैन मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। अब लोग मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक विजयनगर यानी कि बहमनी साम्राज्य के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चांद बीबी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदाबाद की संरक्षिका थी। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना ने अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुत्य मल्ल पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण देव राय। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अमुत्य मालयद कृष्ण देव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। क्या थे? तो वे एक स्वयं कवि थे और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्ट दिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? तो वे अष्ट दिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्ण देव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। किस नाम थे वे? तो वे भी खुद आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्र भोज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अन्नमया या फिर अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के
कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1420 ईस्वी। तो देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो डी कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोंटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाच साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विजयनगर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाच साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बहमनी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर अहसानाबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा जिला डैश के दौरान बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गोलकुंडा किले का निर्माण वारगल के राजा ने कराया था। किसने? तो गोलकुंडा के किले का निर्माण वारगल के राजा ने करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। किसके पास? तो बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इनका निर्माण कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना। तो गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हरिहर। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य का प्रथम राजा बना और यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हम्पी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह तुंगभद्रा नदी पर, कौन सी नदी? तो यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने? तो इसका स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। क्या थी? तो तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय डैश साम्राज्य के शासक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विजयनगर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वह सालू वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो वह सालू वंश से संबंधित थे और 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर के शासक बने।
अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक भक्ति एवं सूफी आंदोलन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डायस एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सिकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सिकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580 से 81 ईस्वी में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक मुगल काल को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुगल काल में पहला है बाबर। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायस ने जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। किसको? तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ हसन खां मेवाती, मोहम्मद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने दिया। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेल खां का 14वां वंशज था। इसे मुबीयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डायस के बीच लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच सन 1527 में हुआ था। कब? तो सन 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर डायस में पहला आक्रमण किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1519 ईस्वी में। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बाबर ने भारत पर सन 1519 में पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बंजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था। कैसा? तो यह एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। किसको? तो बाबर को माना जाता है। सन 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। कौन सी वंश? तो मुगल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1525 ईस्वी में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डैश को इब्राहिम लोदी से मिला था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1526 में। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? तो जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर मध्य एशिया का विजेता था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। वह पहला मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1527। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के
राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ तथा इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है हरियाणा में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1529 ईस्वी में। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच? तो बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मुगल। तो निम्न में से मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? तो तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम यानी कि अंतिम से पहले का क्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, फिर औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर। ये अंतिम से पहले का क्रम है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा क्रम कुछ इस प्रकार होगा। इसमें फर्स्ट होगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी बोला जाता था। इसका शासनकाल था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। फिर दूसरा है औरंगजेब और इसका शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। फिर है शाहजहां और इसका शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। फिर है अकबर और इस अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश यानी कि लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने? तो भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग शेर शाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली। कौन सी वंश? तो सूर राजवंश की नींव डाली। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश ने शेर खान यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1538 ईस्वी में। तो 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था। किसको? तो घियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था। घियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फरीद। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। कब? तो 1540 ईस्वी में की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहनी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सम्राट शेरशाह सूरी। तो सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखिएगा। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1540 ईस्वी। तो कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह, जिसे शेर खां भी कहा जाता था, ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रुपया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया। 1.53 11.53 ग्राम यानी कि 178 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपये की कीमत दी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपए में के रूप में जारी रखा। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो दौलत खान लोदी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेशवाहक भेजा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने ग्रैंड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। तो ग्रैंड ट्रक रोड को सड़के ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो याद रखिएगा ग्रैंड ट्रक रोड को सड़के ए आजम या फिर बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती थी। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था और इनका पुनः निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने
करवाया था। किसने? तो इनका फिर से पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। इनका आधुनिक नाम नेशनल हाईवे 2 यानी कि NH2 है। अब हम लोग अकबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अकबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1582 ईस्वी में आरंभ दीन इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया एक नया धर्म था। कौन सा? तो एक नया धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का समावेश था। इसमें हिंदू एवं इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। दीन इलाही सही मायनों में धर्म न होकर सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। भारत के महानतम मुगल बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर ने अपने शासनकाल में संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया तथा सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी जाति वर्गों के लोगों का सम्मान माना और उसने मित्रता के संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, अकबर। तो बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ? तो इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनका बचपन का नाम महेश दास था। क्या था? तो इनके बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में किया था। कब? तो अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में किया था। मनसब का अर्थ पद अथवा श्रेणी है। सम्राट अकबर ने सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और अस्थायी सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता और आक्रमणकारी चंगेल खा के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 13। तो अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। उस समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म डाइस में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, अमरकोट। तो मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। इसे दोहित ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं ने इसे बीरबल ने स्वीकार किया। यह शांति और सहिष्णुता की नीति को समर्थन करता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इसका पहला विशेषता है गाय के मांस पर प्रतिबंध। दूसरा है
निर्माता के रूप में सूर्य की पूजा की शुरुआत की गई। तीसरा है पारसियों के पवित्र देवता अग्नि की पूजा को शामिल किया गया तथा हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला हवन कार्य को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है राजा टोडरमल। तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सम्राट अकबर। तो अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। भारत में उसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था तथा उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संघ गठित किए। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर के दरबार में नवरत्न सुशोभित करते थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुई। उसे आगरा के समीप सिकंदराबाद में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो अवध, बंगाल तथा हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य यानी कि आधिकारिक राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुमायूं। तो हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली में दीन पनाह अर्थात पुराने किलों के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम डैश की मां थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सम्राट अकबर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम की और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। वह हिदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने दीन इलाही की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को स्वीकारने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है उस्मान अली खान। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों को 9 रत्न यानी कि 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। ये दरबारी थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजियुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। तो मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। किसने? तो मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा
फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल का तीसरा शासक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब लोग जहांगीर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर। तो मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। किसका? तो अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी हुई, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फोर्थ। तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इसके बचपन का नाम सलीम था। क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। अब हम लोग शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शाहजहां। तो शाहजहां एक मुगल शासक था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विजय प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। लाहौर शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। अब हम लोग औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। तो भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। किसको? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में दो ईद उज्जैन में हुआ था। इसके पिता शाहजहां तथा माता मुमताज महल थी। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। किसका? तो औरंगजेब का था। इसे आलमगीर, जिंदा, पीर आदि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट डाइस ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का छठा शासक था, जिसका शासन काल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने शरीयत के नियमों का सख्ती से पालन किया, जिस कारण उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1707। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्सिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण देखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सआदत खां तथा हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे
और उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार तथा कवि थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से शायरी लिखता था, को रंगून भेज दिया था। 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग मुगल कालीन साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां ने शासनकाल के दौरान कवि अली कुली सलीम तथा अबू तालिब कालिम थे। सम्राट अकबर के समय कवि फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास तथा रस खान जैसे कवि थे। जहांगीर के समय में कवि सूरदास, बिहारी, केशवदास, नबीब खां तथा मुतामिद खां नियातुल्लाह थे। जबकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी उसके समय के कवि मिर्जा मोहम्मद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की। तो मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की में की। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है तथा आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का विवरण भी मिलता है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुगमा युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देती है। बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक तुजुक ए बाबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जयदेव। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ एक साइड लेखक का और दूसरी साइड उसका रचनाएं के बारे में बताया गया है। इसमें पहला है जयदेव। तो जयदेव की रचनाएं हैं गीत गोविंद, रक्ति मंजरी। नेक्स्ट तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। नेक्स्ट है कबीरदास। तो कबीरदास की रचनाएं हैं बीजक। और फिर नेक्स्ट है मीराबाई। तो मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य काल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इतिवृत्त। तो मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखी गई जीवनी और कविताओं को इतिवृत्त की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डाइस भाषा में लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तुर्की। तो बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। किसका? तो बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। यह तुर्की भाषा में, किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा से बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आगरा का किला। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। लाहौर के किले में भी शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस का निर्माण ईस्वी 1600
1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली में ईरानी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का अनोखा सम्मिश्रण है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में। तो हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है। कितना? तो यह 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लार और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हवा महल का डिज़ाइन लाल चंद उस्ताद ने बनाया था। किसने? तो हवा महल का डिज़ाइन लाल चंद उस्ताद ने बनाया था, जिसमें 950 से भी ज़्यादा झरोखे हैं। इस महल का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया था ताकि वह जाली के माध्यम से शाही जुलूस के दृश्यों का आनंद उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अकबर। तो अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी हस्तांतरित की। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय का शहर या जीता हुआ शहर। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा हस्तांतरित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनाई गई है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। कहाँ? तो या तो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आगरा फोर्ट। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चार मीनार। तो चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अब यहाँ पे एक साइड स्मारक और व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो बीबी का मकबरा दिल रास बानो बेगम के नाम पर बनाया गया है। फिर ताजमहल, तो ये ताजमहल मुमताज महल के नाम पर बनाया गया है। फिर इत्माद उल दौला, तो यह मिर्जी गियास बेग के नाम पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लेग। तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके निर्माण के बारे में यह मान्यता है कि प्लेग
उन्मूलन की याद में इसे शहर के मध्य में बनाया गया। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कुतुब शाही मकबरे। तो कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाजा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा करवाया गया था। फिर दीवान ए खास को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी के में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित नहीं है। गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के याकृत ने 1626 से 1656 ईस्वी में इसका डिजाइन निर्मित किया। यह दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जल। तो महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर जल से घिरा है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुरुड जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड यानी कि तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं गया। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मालिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह किला 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जो चारों ओर समुद्री जल से घिरा हुआ है। 40 फीट ऊंची दीवार से घिरा यह किला अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसकी नींव 20 फीट गहरी एक है। इस किले में एक मीठे पानी का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डाइस में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसने? तो वर्ष 1570 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। कितना? तो हवा महल 5 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी कि 15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद थे। या सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली। तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण सन 1656 में सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो लाल किले से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। जबकि बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, उसका निर्माण औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत हरियाणा में है। इसका निर्माण बाबर ने 1527 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है किला ए
घुना मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। पुराने किला का मस्जिद जिसको बोलते हैं, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। कहाँ स्थित है? तो मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6वें सुल्तान ने वर्ष 1617 में मीर फैजुल बैग और रंगिया चौधरी के निगरानी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में 1684 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसे बनाने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों या स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। यहाँ एक साइड स्मारक का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ स्थान का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला है गोलकुंडा किला, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा और रानी की बाग। यहाँ स्थान का नाम दिया हुआ है हैदराबाद, फतेहपुर सिकरी, नई दिल्ली और पाटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। फिर रानी का बाग पाटन गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। तो मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें हैं जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ताजमहल जो कि आगरा में है, लाल किला जो कि दिल्ली में है और मोती मस्जिद जो कि आगरा में है। ज्ञात है कि तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनाया गया राज सिंहासन था। टैवनियर के अनुसार शाहजहां ने इसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू कराया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण दरों से प्रवेश किया जा सकता था। यह द्वार सामान्य जनता के लिए थे। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता था, जिसका प्रयोग सुल्तान करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। अब हम लोग सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवीं शताब्दी में की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15वीं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। कौन? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी। कब? तो 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक ने के अनुयायी ही सिख कहलाए। किसके? तो गुरु नानक जी के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर हुए। इन्हें औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मरवा दिया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर। तो श्री हरमिंदर साहिब जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थान या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1849 ईस्वी में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉप तथा
सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रथम सेनापति नियुक्त किया। फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अमृत सरोवर झील। तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास के सुंदर परिवेश और स्वर्ण की परत के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। किसने? तो इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के मध्यकालीन विविध से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें पहला है, जैसलमेर का किला डैश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किले का निर्माण डैश शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। तो गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग है। पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज से में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड, नासाक डायमंड एवं नूर उल एन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन कला में सर्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को डैश में बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जौनपुर। तो जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सक्की शासकों की राजधानी भी रहा है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सक्की राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया, जिसमें मीनारें नहीं हैं। पहले यह मस्जिद जौनपुर का अटाला देवी मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया तथा इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आधिकारिक रूप में भी जाना जाता है। तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कन्नड़। तो मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक और राजा बिजला प्रथम के कोषागार में प्रबंधक थे। गुरु बसव बसव पुराण के रचयिता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत राजवंश के अनंग पाल तोमर ने डैश का राज्य स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। तो अनंत पाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की।
अनंतपाल राजपूत वंश का था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिल्ली का नाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8वीं और 18वीं। तो भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास का दौर 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे दो भागों प्रारंभिक मध्यकालीन युग जो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था तथा गत मध्यकालीन युग जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक था में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन जिसे याद वेंद्र गार्डन भी कहा जाता है डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है चंडीगढ़। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चंडीगढ़ का यादविंद्र गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में यह गार्डन वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कश्मीर। तो चश्मे ए शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है। कहाँ? तो कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है जिसे सन 1632 में अली मर्दन खान ने बनवाया था। किसने? तो अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है जिसकी लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम लोग इस बुक में जितने भी प्राचीन इतिहास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह और जितने भी सब टॉपिक्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।